हेलो एवरीवन। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो में हमारा जो पॉइंट रह गया था उसको आगे देखते हैं। परावैद्युतांक हमारे 2020 के बोर्ड एग्जाम में पहला क्वेश्चन आया था। परावैद्युतांक किसे कहते हैं? देखो, परावैद्युतांक बहुत इजी पॉइंट है और इसकी हम 3-4 डेफिनेशन देंगे अलग अलग। पहली डेफिनेशन देते हैं हम इसकी, निर्वात या वायु में लगने वाला बल। निर्वात या वायु में लगने वाले बल को किससे प्रदर्शित करते हैं? ऐसे। तथा माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को, माध्यम में लगने वाला बल Fm, दोनों का अनुपात ले लिया, इसी को क्या कहते हैं हम? परावैद्युतांक कहते हैं। और परावैद्युतांक को एप्सिलॉन r से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई। अब देखो, आपने देखा था पिछले वीडियो में कि निर्वात या वायु में लगने वाला बल कितना होता है? Fa बराबर Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। और माध्यम में लगने वाला बल कितना होता है? Fm, वो होता है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। यही होता है, दोनों का अनुपात लिखेंगे। एप्सिलॉन r बराबर Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। मैं अपॉन को उल्टा करके मल्टीप्लाई में लिख देता हूं, 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। देखो, Q1 Q2 कैंसिल हो गए, 4 पाई कैंसिल हो गया, r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एप्सिलॉन r बराबर हमारे पास क्या बच गया? इधर से तो एप्सिलॉन बच गया, अपॉन में क्या बच गया? एप्सिलॉन नॉट बच गया। तो ये है हमारा परावैद्युतांक। पहली परिभाषा दी हमने, निर्वात या वायु में लगने वाले बल तथा अभिष्ट माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। दूसरी परिभाषा हम यहां से देंगे, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। यहां से देखिए, आप माध्यम की विद्युतशीलता भी ज्ञात कर सकते हैं। माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। देखो, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता और एप्सिलॉन परावैद्युतांक। ठीक है भाई। इस परावैद्युतांक को कई बार विशिष्ट परावैद्युतांक भी बोल देते हैं, विशिष्ट परावैद्युत भी बोल देते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता भी बोल देते हैं। तो इसके ये 3-4 नाम है, इनको ध्यान रखना। इसको हिंदी में ध्यान रखना, माध्यम की विद्युतशीलता बराबर निर्वात की विद्युतशीलता इंटू परावैद्युतांक। कई बार आपसे ये सिद्ध भी करवा लेता है कि सिद्ध कीजिए एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r होता है। तो सिद्ध करना बहुत इजी है। आप शुरू में लिखोगे जो अभी हमने लिखा था, निर्वात या वायु में लगने वाला बल तथा माध्यम के बल का अनुपात। जब सॉल्व करते जाओगे तो अंत में ये आ जाएगा और सिद्ध हो जाएगा। अब देखिए, हम बात करते हैं, एक पॉइंट हमारे कूलाम के बल में रह गया था, उस पॉइंट को यहां डिस्कस कर लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट का गणितीय मान कितना होता है, इसके बारे में अध्ययन करना है हमें। देखो, एप्सिलॉन नॉट का गणितीय मान निकालने के लिए हम k बराबर कितना लिखते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। अब एप्सिलॉन नॉट का गणितीय मान निकालना है तो एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना बन जाएगा? 1/4 पाई k। यस या नो? अब k का गणितीय मान हम जानते हैं, k बराबर कितना होता है? 9 गुणा 10 की घात 9 यूनिट है, वो लगती है। अब इस वैल्यू को यहां रखिए, एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू के का वैल्यू 9 गुना 10 की घात 9। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट आता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट। हमने के की एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बना ली थी, कितनी थी यूनिट? कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से ये एप्सिलॉन नॉट का हमने गणितीय मान भी निकाल लिया है। अब देखिए, कूलम के नियम का सदिश रूप, कूलम के नियम का सदिश रूप, अगला पॉइंट है सदिश रूप। देखो, आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा सदिश रूप किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। देखो, सदिश बराबर क्या होता है? सदिश जो होती है, सदिश में परिमाण इंटू दिशा,
दोनों होती हैं सदिश में, परिमाण इंटू दिशा। अब देखो परिमाण अभी हमने निकाल लिया है, परिमाण कूलाम के नियम का गणितीय रूप से हमने परिमाण निकाला, F का कितना निकाला, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब दिशा की बात करते हैं हम, दिशा दिशा प्रदर्शित करने के लिए क्लास 11th में पढ़ा होगा आपने, एकांक सदिश का उपयोग करते हैं। दिशा के लिए किसका उपयोग करेंगे, एकांक सदिश, एकांक सदिश। और एकांक सदिश को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए कैप या एन कैप से प्रदर्शित करते हैं हम, ठीक है भाई। अब देखो हमारे पास ये दो बल है, वो सॉरी दो आवेश है Q1 और Q2, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है R। अब हमने इसका सदिश रूप लिखना है, कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम का नियम बताता है बल को, तो बल का सदिश रूप लिखेंगे हम F वेक्टर, ठीक है भाई, बराबर। अब परिमाण लिखा हमने, परिमाण कितना है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब दिशा लिखनी है हमें, दिशा के लिए हम क्या लिखेंगे, एकांक सदिश, और यहाँ एकांक सदिश क्या बन जाएगा, R कैप, तो यहाँ लिख देंगे हम R कैप। अब देखो आप जानते हो कि एकांक सदिश क्या होता है, एकांक सदिश को ऐसे भी लिखते हैं हम, एन कैप बराबर एन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एन वेक्टर, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं एन वेक्टर अपॉन एन, ठीक है भाई, क्योंकि मॉड ऑफ एन वेक्टर का मान एन ही होगा। तो यहां हम आर वेक्टर का वैल्यू इस प्रकार से लिख सकते हैं, सॉरी आर कैप का, आर कैप बराबर आर वेक्टर अपॉन आर, लिख सकते हैं, वैल्यू लिखिए, एस वेक्टर बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, साथ में आर वेक्टर अपॉन आर। देखिए अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आर स्क्वायर इंटू आर, तो एफ वेक्टर बराबर कितना बन जाएगा, एफ वेक्टर बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब और साथ में आर वेक्टर। तो ये है हमारे कूलाम के नियम का सदिश रूप, या आप इसको भी बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिखें, दोनों ही सदिश रूप है। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है इक्वेशन के रूप में, देखेंगे उस पॉइंट को। आपकी बुक में वो कूलाम के नियम के सदिश रूप में ही लिखा हुआ है, पर हम उसको क्वेश्चन की फॉर्मेट में देखेंगे। क्वेश्चन की फॉर्मेट में कैसे, इक्वेशन बनाया हमने, सिद्ध कीजिए कि कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम की पालना करता है। यह हमें सिद्ध करना है कि जो कूलाम का नियम है वो न्यूटन के तृतीय नियम की पालना करता है। अब देखो सबसे पहले तो न्यूटन का तृतीय नियम क्या होता है, न्यूटन का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, और इसका जब हम गणितीय मान लिखते हैं तो ये लिखते हैं F12 वेक्टर बराबर माइनस F21 वेक्टर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं F21 वेक्टर बराबर माइनस F12 वेक्टर। हमें सिद्ध करते हुए ये प्रदर्शित करना है, अगर हम ये प्रदर्शित कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा, और हम कह देंगे कि भाई कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम की पालना करता है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, एक निर्देश फ्रेम लेते हैं। इस निर्देश फ्रेम में दो आवेश स्थित है, एक Q1 आवेश स्थित है और एक Q2 आवेश स्थित है। इन दोनों आवेशों का मूल बिंदु से स्थिति सदिश क्रमश से है R1 वेक्टर और R2 वेक्टर है। इस प्रकार से स्थिति सदिश दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना है, दोनों के बीच लगने वाले बल को सदिश रूप में लिखना है। जैसे हमारे Q2 जो आवेश है वो Q1 पर बल आरोपित करेगा, तो इस आवेश को क्या कहेंगे हम, वो सॉरी इस बल को क्या कहेंगे, Q1 आवेश पर बल Q2 के कारण, इसको लिखेंगे F12। देखो कैसे पढ़ा हमने,
Q1, पहले 1 लिखा, Q1 आवेश पर किसके कारण, Q2 आवेश के कारण, तो 2 को बाद में लिखा, Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण जो बल है वो F12 है। इसी प्रकार हम लिखेंगे Q2 आवेश पर बल किसके कारण, Q1 के कारण, इसको लिखेंगे हम F21। इस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित करेंगे। अब दोनों आवेशों के बीच का स्थिति जो दूरी है वो हमें नहीं मालूम है, अब वो हमें निकालना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट मैं निकालता हूं, Q1 आवेश पर बल Q2 आवेश के कारण, सदिश रूप में लिखना है, ध्यान रखना। मैंने लिखा F12 वेक्टर बराबर के Q1 Q2 अपॉन, नीचे लिखेंगे, यहां 12 लिखा है तो R12, यानी इन दोनों के बीच का स्थिति सदिश Q1 और Q2 के, यही बात डिपेंड है, इसी को आपको समझना है, मैंने R12 क्यों लिखा। अब हम R12 की दिशा देखिए, आप क्या करना है, Q1 और Q2 के बीच का स्थिति सदिश, तो Q1 और Q2 के बीच का स्थिति सदिश किससे पर किसके कारण बल निकाल दो, Q1 पर बल Q2 के कारण, तो स्थिति सदिश बनाओगे इस प्रकार से, ये स्थिति सदिश बन गया। ठीक है भाई, अब देखिए यहां लिखते थे क्यूब लिखते थे, फिर यहां लिखते थे वेक्टर में, अभी सदिश रूप लिखा है ना, केवल मैंने सदिश रूप में 1 और 2 की फॉर्म में लिखा है, 1 पर आवेश 2 की फॉर्म में लिख दिया है इस प्रकार। ठीक है भाई, अब देखिए हमें R12 का वैल्यू ज्ञात करना है। R12 का वैल्यू ज्ञात करने के लिए मैंने क्या किया, R12 वेक्टर, इसका वैल्यू ज्ञात करूंगा मैं। यहां त्रिभुज सदिश योग के त्रिभुज का नियम लगा रहा हूं। देखिए भाई, सदिश योग के त्रिभुज का नियम, पहला सदिश R1 वेक्टर इस प्रकार से है, दूसरा सदिश R12 वेक्टर इस प्रकार से है, तीसरा सदिश R2 वेक्टर इस प्रकार से है। देखो, अब सदिश योग के त्रिभुज नियम क्या कहता है, किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं का योग त्रिभुज की तीसरी भुजा के बराबर होता है। तो क्रमागत यानी एक ही क्रम में, हेड सॉरी टेल हेड, टेल हेड, देखिए भाई, तो दोनों एक क्रम में कौन कौन सी होगी, R1 वेक्टर और R12 वेक्टर एक ही क्रम में होगी, इन दोनों का योग इस तीसरी भुजा के बराबर होगा, यानी यहां हम लिखेंगे R1 वेक्टर प्लस R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर, इनका योग होगा R2 वेक्टर के बराबर। और हमें वैल्यू किसका निकालना है, ये किससे लिखा हमने, सदिश योग के त्रिभुज नियम से, इन दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर। 11th में पढ़ा है हमने सदिश योग का त्रिभुज नियम। अब हम यहां से निकालेंगे R12 वेक्टर बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है भाई, ये लिख लिया हमने यहां। अब देखिए हम दूसरा पॉइंट जो निकालेंगे, दूसरा पॉइंट है Q2 आवेश पर बल Q1 आवेश के कारण, Q2 आवेश पर बल Q1 आवेश के कारण। ठीक है भाई, अब देखिए इसको लिखेंगे हम F21 वेक्टर, F21 वेक्टर लिख दिया हम। सबसे पहले परिमाण लिख देंगे K Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब, और यहां लिखेंगे R21 वेक्टर। अब R21 वेक्टर जो होगा वो इस और होगा इस प्रकार से। ठीक है भाई, अब वापस से हम यहां क्या लगाएंगे, त्रिभुज योग
सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाएंगे कि किसी भी त्रिभुज के दो क्रमागत भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होगा। अब इस क्रम में, एक ही क्रम में कौन कौन सी है, एक तो r2 वेक्टर और ये जो अभी हमने बनाया r21 वेक्टर, एक ही क्रम में है। देखो टेल हेड और ये विपरीत क्रम आ गया हेड टेल, तो ये दोनों एक ही क्रम में है, इन दोनों का योग इस तीसरी के बराबर होगा। लिखिए भाई, यहां लिखेंगे हम r21 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर बराबर क्या होगा r1 वेक्टर। हमें वैल्यू किसका निकालना है, r21 वेक्टर का, ये किसके बराबर हो गया r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। क्लियर है भाई। अब देखिए मैंने इसको क्या बनाया, इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, r21 वेक्टर बराबर माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या बन जाएगा ये r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर बन जाएगा या नहीं। और r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का वैल्यू कितना है मेरे पास, r12 वेक्टर है, तो मैं वैल्यू यहां रख दूंगा r21 वेक्टर बराबर माइनस r12 वेक्टर बना दिया। अब यानी मैं r21 वेक्टर की जगह क्या रख सकता हूं, माइनस में r12 वेक्टर रख सकता हूं, तो इस वाले फॉर्मेट में मैं यहां रख दूंगा। देखो थोड़ा सा मार्कर में इनकम है तो देखना, f21 वेक्टर बराबर k q1 q2 अपॉन r12 का क्यूब, क्योंकि हम 21 की जगह 12 रख रहे हैं, साथ में r21 वेक्टर की जगह मैंने क्या रखा माइनस r12 वेक्टर रख दिया, माइनस आगे ले लिया मैंने, f21 वेक्टर बराबर माइनस k q1 q2 अपॉन r12 क्यूब और साथ में r12 वेक्टर। ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है हमारा f12 वेक्टर का वैल्यू है, आप देख लीजिए। तो यहां लिखेंगे हम f21 वेक्टर बराबर माइनस f12 वेक्टर। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो हमने देख लिया कि कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम की पालना करता है। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे।